So Indian Space Research Organization today launched Chandrayaan 3, which is its third lunar mission. Or agar if all goes well, so India will become the fourth country after Russia, United States, China to do soft landing on moon. चंद्रयान 3 का पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव ये कितना था और इंडिया के लिए चंद्रयान 3 कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अमिताभ सिन्हा है। अमिताभ सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इसका जो सबसे मेन जो हम लोग जो इस मिशन से देखना चाह रहे हैं वो है सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, जैसा चंद्रयान जो है ये चंद्रयान 3 है, यानी कि तीसरा मिशन है। 2 मिशन हमने पहले भेजे थे। ठीक है, पहला वाला 2014 में गया था, दूसरा जो है सो 2019 में गया था और अब ये तीसरा जा रहा है। पहले में हमने सिर्फ एक ऑर्बिटर भेजा था। ऑर्बिटर कहने का मतलब एक जो स्पेसक्राफ्ट है वो सिर्फ मून के चारों तरफ घूमता रहता है और वहाँ से वो जो है सो कैमरा से और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वो जो है सो डेटा देखता है और डेटा कलेक्ट करता है और डेटा भेजता है। तो वो ऑर्बिटर मिशन होता है। जो 2019 में जब हमने भेजा था चंद्रयान 2 जो था दूसरा वाला, वो उसमें ऑर्बिटर भी था और उसमें एक लैंडर और रोवर कंपोनेंट था। तो उसमें जो है सो उतरने की ये था कि लैंडर और रोवर जो है सो चंद्रमा पर उतरेगा। ठीक है, तो वो दूसरा नेक्स्ट लेवल था। ठीक है, पहले वाले में अगर याद हो, पहले वाले में हमने एक जो है सो एक इंस्ट्रूमेंट जो है सो चंद्रमा पे गिरा दिया था। वो गिराने का मतलब ऐसा था कि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं था, वो हमने मतलब चूंकि ऑर्बिटर ऑर्बिट कर रहा था तो एक जो है सो इंस्ट्रूमेंट को हमने भेजा था चंद्रमा पे, लेकिन वो कंट्रोल्ड लैंडिंग नहीं था। ठीक है, तो वो क्रैश लैंड जाके कर गया। उसका भी एक पर्पस था, हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे, बट उसका भी एक पर्पस था कि क्यों किया था। लेकिन हम लोग एक बार मतलब चंद्रमा पे एक इंस्ट्रूमेंट को गिरा दिया हमने। 2019 में द आइडिया वाज कि हम लोग इस पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग कहने का मतलब कि रोवर उस पे ये लैंडर उतरेगा, फिर रोवर उसमें से निकलेगा, फिर वो थोड़ा रोवर जो है सो घूमेगा और जो एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करेगा और उसको जो है सो डेटा आएगा और उस डेटा से को जो है सो उस पे काम होगा। फिर तो चंद्रयान 2 का जो ये था, वो जो लैंडिंग वाला था वो हुआ नहीं है ना, वो तो जैसे सब हार्ड लैंडिंग हो गया था, वो क्रैश कर गया था। ठीक है, तो वो हुआ नहीं। तो हमारा चंद्रयान 3 भेजने का पहले का कोई प्लान था नहीं। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है सो चंद्रयान 2 चूंकि फेल कर गया लैंडिंग, तो चंद्रयान 3 हमें करना पड़ा। और क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो लैंडिंग पार्ट है जो किसी भी मतलब चंद्रमा पर हो या बाद में फिर दूसरे ग्रहों पे भी जाने के जो प्लान्स हैं, तो किसी भी दूसरे ग्रह पे जो लैंडिंग की टेक्नोलॉजी है वो एक थोड़ा यूनिक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और वो उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो हमने मतलब ऑर्बिटर वगैरह तो भेज को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने इतने सारे सैटेलाइट भेजे हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें हम लोग मतलब इसरो ने कर रखा है इसमें। बाकी सब चीज़ों में तो ये लैंडिंग में इतना प्रॉब्लम क्या होता है? तो लैंडिंग का टेक्नोलॉजी जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको उस मतलब वही मैंने कहा कि क्रैश लैंडिंग तो आप कहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन जब आपको कंट्रोल्ड लैंडिंग करना है, जबकि वो कंप्लीटली रोबोटिक, आप यहाँ से तो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ज़मीन से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपका सारा कुछ जो कंट्रोल होता है वो सारा कुछ रोबोटिक होता है और वो ऑटोमेटिक वो खुद ही देखता है कि भाई वो जगह ठीक है कि नहीं। अगर जगह ठीक नहीं है या वहाँ पे जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे पत्थर है तो वो थोड़ा सा अपना इधर उधर करेगा, फिर वो पत्थर को लगातार रियल टाइम में वो जो है सो कैमरा से देखेगा, अगर सही जगह है तब फिर वहाँ लैंड करेगा। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि आप जो है सो आप बहुत तेज़ गति से ये सब जो चलते हैं स्पेस में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट चलता है, बहुत तेज़ गति, बहुत स्पीड होता है। मतलब हम 6000 किलोमीटर पर घंटे की बात कर रहे हैं, ये जो एयरप्लेन वगैरह चलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। ठीक है, अब जब लैंडिंग की बारी आती है तो लैंडिंग तो आप जो नॉर्मल स्पीड होगा उसी पे करेंगे ना, जैसे हम लोग लैंडिंग करने का स्पीड क्या होगा अगर, और वो एयरक्राफ्ट की तरह ऐसे भी लैंड नहीं करना है ना, ये तो ऊपर से ऐसे गिर रहा है, तो इसको गिर रहा है और इसको जो है सो मतलब थोड़ा सा ये वर्टिकल होता है, लेकिन इसको 4 पैरों पे गिरना है। ठीक है, तो उसमें और भी धीरे गिरेगा, तभी नहीं तो इधर उधर गिर जाएगा। तो इसलिए इवन जो एरोप्लेन की जो लैंडिंग है उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ये है।
तो इसमें मेन जो हमारा मकसद है कि हम लैंडिंग टेक्नोलॉजी को हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि वो हम ठीक से कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आगे ये बहुत काम देगा। ओके, इसमें एक सवाल जैसे जो 1968 में जो फर्स्ट यूएस का जो मिशन 69 में नील आर्मस्ट्रांग जिसमें गए थे, दैट वाज द मैन मिशन, और ये अनमैन्ड है। तो इसकी क्या जरूरत है कि अनमैन्ड हमें जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अनमैन्ड इफ वी हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन तो वो मैन मिशन भी तो हो सकता था। हाँ, तो लेकिन मैन मिशन देखो हमने 1969 में भेजा पहला, ठीक है, नासा ने भेजा। उसके बाद 5 और मिशन गए, टोटल 6 जो है सो मिशंस, अपोलो के जो मिशंस होते थे जो चंद्रमा पर गए, टोटल 12 लोग चंद्रमा पे चल के आ चुके हैं, है ना। और ये 1972 में ख़त्म हो गया, 4 साल नहीं, 1972 मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 3-4 साल के अंतराल पे जो है सो ये सारे 10 मिशंस अपोलो के गए थे, जिसमें 6 ने एक्चुअली लैंड किया वहाँ पे, ठीक है। तो और जब हमने 50 साल पहले ही वहाँ लैंड कर गए और वहाँ ह्यूमन बींग्स लैंड करा दिए, तो अब भी फिर से ये भेजने की क्या जरूरत है ना। तो लेकिन देखो ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? हाँ, बाकी लोग भी अभी फिर से वही काम कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि जो उस वक्त जो लैंडिंग हुई थी, हम पहुंच तो गए, और पहुंचने के बाद फिर लगा कि बस पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचने के बाद क्या? पहुंचने के बाद हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। कारण ये है कि उस वक्त जो है वो स्पेस एज जो है कि बहुत शुरुआत में थे हम लोग, ठीक है। अगर तुम वैसे देखोगे 1957 से एक्चुअली स्पेस एज की शुरुआत हुई है। कहने का मतलब कि पहला सैटेलाइट जो अगर हमने भेजा है वो 1957 में रशिया ने भेजा था, ठीक है। उस वक्त सोवियत यूनियन होता था, तो उसने जो है सो पहला सैटेलाइट भेजा। 12 साल के अंदर मैंने सैटेलाइट भेजा, 12 साल के अंदर आदमी चंद्रमा पर पहुंच गया, ठीक है। तो उस हिसाब से बड़ी तेजी से लग रहा था कि ये होगा। लेकिन आपको इस तरह की जब कोई भी चीज़ होती है ना, तो साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी डेवलप करना चाहिए, जिसकी उन सब जो साइंटिफिक एडवांसेस हो रहे हैं उसका फ़ायदा भी उठाने के इसमें हो। तो उस वक्त जो चांद पे जाने का जो प्रक्रिया था वो साइंस से प्रेरित नहीं था। उसका मोटिवेशन ऐसा नहीं था कि हमें साइंस करना है या कुछ भी। उस वक्त का जो मोटिवेशन था वो बहुत डिफरेंट था। नहीं, उस वक्त का मोटिवेशन था जियोपॉलिटिकल, उस वक्त का रेस था, ठीक है, कि हमें सोवियत यूनियन से पहले पहुंचना है, वो था। हमें साइंस करना है, वो कोई मकसद नहीं था उस वक्त। इनफैक्ट मतलब यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसने 1961 में कह दिया था कि भाई इस जमाने, इस डेकेड के पहले, इस दशक खत्म होने से पहले हमें लैंड करना है, ठीक है। तो उसका साइंस का कोई मकसद नहीं था। और इनफैक्ट उस समय जिस तरह के रॉकेट्स बनाए गए और जिस तरह से पैसे खर्च किए गए वहाँ पहुँचने के लिए, आजकल वैसे नहीं होता है, क्योंकि उसका आउटकम उतना बढ़िया नहीं होता। दूसरा कि हम जब पहुंच गए तो हमें पता नहीं था उसके बाद क्या करना है। तो इसलिए अब मैं पूछ रहा हूँ कि अब जो है, अब चंद्रयान 3 जब आप भेज रहे हो तो वहाँ पे आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाँ, तो अब जो है ना, तो उस वक्त जैसे तो हम लोग वहाँ से पत्थर उत्तर उठा के ले आए कि हाँ थोड़ा बहुत उसका एनालिसिस हुआ, लेकिन उसके बाद अगर देखोगे तो करीब 20 साल तक कोई चंद्रमा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कुछ नहीं। कोई अचानक से हमने आदमी उतार दिया, उसके बाद फिर हम बैठ गए, उसके बाद 20 साल तक। फिर जब देखोगे तो 1990 के दशक में फिर से चंद्रमा में इंटरेस्ट जागा, लोग फिर से, और नासा ने पहले भेजना शुरू किया। उस वक्त एक क्लेमेंटाइन करके एक होता ये था, मिशन था, और 1-2 और मिशन नासा ने भेजे। तो उन्होंने फिर से शुरुआत की ऑर्बिटर भेजने से, ठीक है। ऐसा नहीं था कि आदमी उतार दिया तो फिर से चलो आदमी को भेजते हैं वहाँ पे और वहाँ से करते हैं। वो फिर से जो है सो ऑर्बिटर भेजना शुरू किया, उसके बाद फिर लैंडर गया, रोवर गया। तो 1990 के दशक में थोड़ा, फिर उसके बाद 2000 के बाद के दशक में जो है सो काफ़ी लोग ने और कंट्रीज़ ने भी भेजना शुरू किया। रशिया ने भेजा, हम लोग भी 2014, हमारा प्लान एक्चुअली 2000 से ही चल रहा था, 2000 के आसपास हमारा प्लान था, लेकिन कुछ समय लगा उसको करने का। 2014 में हमने भेजा, ठीक है। तो अब के जो मिशंस हैं जो चंद्रमा पे जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, या ऑर्बिटर भी है, इसका पर्पस बहुत दूसरा है उस समय से। उस समय मैंने कहा कोई साइंस करने का कोई मकसद नहीं था, वो मोटिवेशन नहीं था। अभी जो है सो प्योरली साइंस का मकसद है, ठीक है। तो अब हम जाना चाहते हैं चंद्रमा पर, क्यों? और अब जो और हम ही नहीं, बाकी सब लोग भी जो चंद्रमा पे जा रहे हैं, तो वो उसका पर्पस ये है कि कैसे, क्या चंद्रमा पे हम लॉन्ग टर्म कोई या तो रह सकते हैं या फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उसका जो है सो
देखो लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि चंद्रमा पर किसी तरह का फैसिलिटी अगर हम तैयार कर सकें, परमानेंट फैसिलिटी, जहाँ से कि अगर हम लॉन्च भी कर सकें, रॉकेट लॉन्च कर सकें, तो चंद्रमा से अगर रॉकेट लॉन्च होगा तो हम बहुत दूर तक हम जा सकते हैं स्पेस में, जो कि यहाँ से पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो है सो ग्रेविटेशन का ड्रैग बहुत ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। बेस क्रिएट करना चाहिए। हाँ, अगर हम वहाँ बेस क्रिएट करें, अभी भी फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, अभी हम लोग बहुत नज़दीक नहीं है, लेकिन अब इस तरह की चीज़ें सोचने का कोई पर्पस बनता है, क्योंकि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो गई हैं इन दशकों में, जिसके के कारण हम एटलीस्ट सोच सकते हैं अभी तुरंत अगले 5 साल में नहीं होगा ये, लेकिन अगर हम लगातार जाते रहें, करते रहें, तो शायद 1-2 दशक में परमानेंट बेस की बात जो है सो सही दिखती लग रही है, ठीक है। जैसे अभी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि एक परमानेंट लेबोरेटरी है स्पेस में, करीब यहाँ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ज़मीन से 400 किलोमीटर, वो परमानेंट स्पेस स्टेशन है। वहाँ लगातार जो है सो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर दूसरा सेट जाता है, फिर आ जाता है, ठीक है। और वो परमानेंट एक लेबोरेटरी है जहाँ की कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, और ऑल्सो वो जो है सो धरती को देखते रहते हैं, दूसरे सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। उसी तरह का स्टेशन क्या हम चंद्रमा पे बना सकते हैं? वो नेक्स्ट लेवल है कि चंद्रमा पे अगर हम उसी तरह का स्टेशन बना सकते हैं क्या, कि जहाँ फ्रीक्वेंटली फिर लोग जो है सो दूसरे कंट्रीज़ के भी, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नासा का है, लेकिन उसमें नासा के भी लोग जाते हैं, रशिया के भी लोग जाते हैं, ठीक है। उसी तरह का चंद्रमा पर बनाया जाए तो दूसरे देश के लोग जा सकें, कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट हो सके, और अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ से हम लॉन्च कर सकें ताकि हम और दूर जा सकें। तो अल्टीमेट एम ये है, हालांकि अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन दिशा ये है कि अब जो है सो कंप्लीटली साइंस पर्सपेक्टिव पे बात हो रही है। काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो गए हैं, जिसमें कि जैसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसे है, जिसमें कि हम जो चांद पे जो चीज़ अवेलेबल है, वहाँ के जो पत्थर है, वहाँ के जो मिनरल्स हैं, उसी को लेके हमें बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। वहीं का यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से ले जाने में फिर बहुत दिक्कत है। तो उस तरह की चीज़ों पे हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब जितने भी लूनार मिशंस जा रहे हैं, भारत का ही नहीं बाकी लोगों का भी, वो ऑब्जेक्टिव बहुत दूसरा है, और इसीलिए हम उसको दूसरे एक कॉन्टेक्स्ट जो है ये बहुत दूसरा है पहले के कॉन्टेक्स्ट से। ओके, इस पे एक सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव ये कितना है, इसको इस मिशन में कितने पैसे खर्च हुए, और चंद्रयान 2 से भी ज़्यादा ये कॉस्टली रहा है क्या? थोड़ा बहुत कॉस्टली रहा होगा, आई थिंक। मतलब चंद्रयान 3 का कॉस्ट शायद 1000 करोड़ के आसपास है, टोटल मिशन कॉस्ट। चंद्रयान 2 भी शायद इतने ही के आसपास था। मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट का कॉस्ट होता है और एक रॉकेट का अलग कॉस्ट होता है, तो आई थिंक चंद्रयान 2 भी करीब 1000 के आसपास ही था। तो करीब 600 करोड़ का उसमें स्पेसक्राफ्ट था, और रॉकेट करीब 300, 350, 375 करोड़ के आसपास का था। लगभग इतना ही कॉस्ट इसका भी रहा होगा। अगर हम दूसरे देशों से अगर कंपेयर करेंगे, नासा के मिशंस या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशंस या इवन चाइना और जापान के मिशन, तो उनके कंपैरिजन में हमारा मिशन जो है सो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। लूनार मिशन ही नहीं, जनरली हमारे कॉस्ट थोड़े से कम होते हैं। इनफैक्ट चंद्रयान 1 का जो कॉस्ट था, वो मुझे अगर ठीक से याद है, पता नहीं 486 करोड़ के आसपास था शायद पूरा 2014 में, और बाकी सब दूसरे उस वक्त जो भेज रहे थे उससे करीब 10 गुना कम था हमारा, ठीक है। तो कॉस्ट एडवांटेज हमारे पास हमेशा से रहा है, सिर्फ इस मिशन के लिए नहीं, सिर्फ चंद्रयान के लिए नहीं, बल्कि इवन जो नॉर्मल सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं, कमर्शियल लॉन्चेस हैं या दूसरे भी, तो हमारा जो है तो थोड़ा कॉस्ट एडवांटेज होता है, ठीक है। हम सस्ते बेच। एक सवाल ये रहेगा कि जो चंद्रयान 2 का, जैसे आपने बताया कि उसका जो फेलियर था वो बिकॉज ऑफ द फॉल्ट इन द लैंडिंग प्रोसेस, उसको ओवरकम करने के लिए कि इस बार क्या नया टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट और ऑडियंस वुड लाइक। देखो पिछली बार हुआ क्या था ना कि वही मैंने कहा, बहुत तेजी से जा रहा है और फिर बहुत धीरे करना पड़ता है उसको, ठीक है। जब उतरने लगता है तो जो आप पैदल जब चल रहे हैं, लगभग उस स्पीड पे आना चाहिए, 1 या 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे वो लाना होता है। उसको कंट्रोल कैसे? उसको कंट्रोल करना होता है। तो कंट्रोल करते हैं, जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, स्पेसक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट में 3-4 जो है सो थ्रस्टर्स होते हैं। थ्रस्टर्स कहने का मतलब कि कैसे बोलूँ, या तो
मतलब उसमें से हम जो है सो फ्यूल जो है सो इजेक्ट करते हैं। मान लो कि तुम्हें किस तरफ अगर ब्रेक लगानी है तो जिस तरफ तुम्हारा डायरेक्शन है जा रहे हो उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा अगर हम मास इजेक्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, ठीक है। और अगर हमें स्पीड अप करना है, एक्सेलरेट करना है, तो हम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पीछे हम मास फेंकेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल मतलब वो चीज़ तो हम अपनी गाड़ियों में भी देखते हैं, वैसे ही सारा कुछ होता है ना। तो हुआ ये था पिछली बार कि जितना स्पीड कम करना चाहिए था उसको, और ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, नीचे से कंट्रोल नहीं होता है, जितना होना चाहिए था वो उतना कर नहीं पाया, ठीक है। तो जब कर नहीं पाया तो फिर बहुत तेज स्पीड थी और वो जो है सो गिर गया। अच्छा, ये मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे जिस वक्त चंद्रयान 2 हमने भेजा था ठीक उसी के आसपास इजराइल ने एक ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, उनका अपना स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पे ये लैंड कराने की, और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम उनमें भी आया था कि वो स्पीड लास्ट में कंट्रोल नहीं हो पाया और फिर वो जो है सो क्रैश लैंडिंग कर गई। सो ये कोई अनोखी बात नहीं थी कि इसरो नहीं कर पाया है, बाकियों ने भी अटेम्प्ट किया, उसके बाद भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। उसके बाद जापान का एक जो है सो लूनर मिशन गया था, लैंडिंग करना चाह रहा था, वो नहीं हो पाया। फिर आई थिंक सऊदी अरेबिया का भी एक था शायद जो कि लैंड करना चाह रहा था, नहीं हो पाया। तो कोई अनोखा, सब लोगों को बहुत फेलियर आते हैं, बाकी शुरू में नासा वालों को भी फेलियर हुआ है, इधर भी फेलियर हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड मिशन होता है तो थोड़ा बहुत, और एरर ऑफ मार्जिन जो है, मार्जिन ऑफ एरर जो है इसमें बहुत कम होता है, बहुत कम। तो इसलिए वो पिछली बार वो प्रॉब्लम था, इस बार लोगों ने उसको करेक्ट किया है, उसमें थोड़े और भी फीचर्स ऐड किए हैं। पिछली बार मान लो कि उस तरह का जो सिचुएशन आया था उससे डील करने के लिए शायद एक सिस्टम होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो ये करना पड़ेगा, और वो काम नहीं किया मान लो। इस बार इन्होंने उस तरह के 5 चीज़ें डाल दी हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आया तो ये काम करेगा, अगर ये नहीं किया तो ये करेगा, ये नहीं किया तो ये करेगा। हाँ, वैसा 3-4 लेवल ऑफ, जिसको कि हम अंग्रेजी में रिडंडेंसी ऐसे कहते हैं कि मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन डाल दिया है ताकि सक्सेस हो जाए, क्योंकि एक बार ख़राब हो गया बहुत सारे पैसे भी लगते हैं उसमें और बहुत ये भी लगता है। तो मतलब कि इस बार वैसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो आज तो सर लॉन्च हो गया है। हाँ। अभी ये कितने दिन लगेंगे इसे वहाँ रडार में पहुँचने के, और लैंडिंग का डेट क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? तो लैंडिंग का अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है, अगर सब कुछ ठीक से रहा तो ये 23 या 24 अगस्त को के आसपास लैंड करेगा, मतलब कितना 30-40 दिन के बाद, ठीक है। अभी पक्का नहीं है कि किस दिन किस समय लैंड करेगा। 23 से 24 एक विंडो है। हाँ, ये एक विंडो है। अच्छा, विंडो इसलिए है कि जहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं, ठीक है, वो साउथ पोल के पास में है, जिस तरफ की सूरज की रोशनी थोड़ा कम आता है उधर वो डार्क एरिया है वहाँ पे। तो क्या होता है कि ये जो है सो बैटरीज को ना, देखो जो चंद्रमा पे एक लूनर डे होता है, एक जो है ना कि लूनर डे, तो वो करीब 14 दिन का जो है सो अर्थ डे के बराबर होता है, ठीक है। तो हम अगर ऐसे समय पे जाएंगे जबकि लूनर डे अगर शुरू हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे 14 दिन तक जो है सो, बिकॉज सूरज की रोशनी रहेगा 14 दिन तक, फिर 14 दिन डार्क में चले जाएगा, तो 14 दिन तक अगर रोशनी रहेगा तो तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको एक्सपेरिमेंट करना है उसको 14 दिन तक रोशनी मिलेगी। तो वो 14 दिन तक, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं सो सोलर एनर्जी से चलते हैं, और कोई एनर्जी का सोर्स है नहीं, है ना। तो सोलर एनर्जी से चलना है जिससे, तो वो 14 दिन तक वो काम कर पाएंगे, ठीक है। और फिर जैसे ही वो लूनर नाइट हो जाएगा 14 दिन तक, तो वो बहुत डार्क हो जाता है, और डार्क एक तो फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा, दूसरा कि बहुत कोल्ड कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब ज़ीरो के काफ़ी नीचे, बहुत उतने ठंड में आपका इंस्ट्रूमेंट कोई भी काम करना बंद कर देता है वैसे ही, तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो है सो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैक्सिमाइज करना, अगर आउटपुट को जो मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जब लूनर डे की शुरुआत हो रही है उसी वक्त आप लैंड करें। तो वो जो पहला अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रहा है वो 23-24 अगस्त के आसपास है, कि अगर उस वक्त अगर हम लैंड कर गए तो जो है वो हम पूरा 14 दिन का हमें मिल जाएगा, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पूरा 14 दिन तक बढ़िया से काम करेंगे। हाँ, अगर मान लो कि वो
मिस हो Miss हो गया, गया, हाँ। ठीक है, अगर उस वक्त हम नहीं किसी भी कारण से नहीं लैंड कर पाए, तो फिर दिक्कत ये है कि तुम मान लो कि 4 दिन के बाद लैंड किए तो तुम्हें 4 दिन कम मिलेगा। तो वैसे स्थिति में ये भी हो सकता है कि फिर आप 14 दिन वेट कीजिए, वो तो गोल गोल घूमता रहेगा, 14 दिन वेट कीजिए, फिर 14 दिन के बाद लैंड कराइए। तो वो तो उस वक्त के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बट दैट लैंडिंग वी कैन कंट्रोल दैट, हाँ, कब इजेक्ट करना है, कब ये करना है, वो तो उसको उसकी जो है सो सिलेक्शन हो सकता है। तो वो इस पे डिपेंड करेगा कि भाई द आइडिया इज कि जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मैक्सिमम समय मिल सके वहाँ से डेटा कलेक्ट करके जो भेजने में, ठीक है। तो अभी का जो टेंटेटिव और मोस्ट लाइकली शायद उसी वक्त लैंडिंग होगी 23 या 24 तारीख को। समय भी मतलब तय है, लेकिन अभी बताया जाएगा कि समय का किस वक्त लैंडिंग। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 23 या 24 तारीख को अगर चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो फिर विल बी बैक विथ यू with some good news and good explanation and good analysis. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel Indian Express and Jansatta.